हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वह था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा था? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसके अंतर्गत हमने दो प्रकार के ऊतकों के बारे में देखा, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। लास्ट लेक्चर में हम जाइलम की संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह है फ्लोएम। ठीक है, क्या है? फ्लोएम। ठीक है, आज हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोएम होता क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है और इसकी संरचना क्या होती है। सबसे पहले बात करें फ्लोएम शब्द की बात करें, जो फ्लोएम वर्ड है। ठीक है, फ्लोएम जो वर्ड है वह सर्वप्रथम किसने दिया था? नगेली ने। ठीक है, किसने ओरिजिनेट किया था, प्रपोज किया था? यह शब्द नगेली ने प्रपोज किया था। फ्लोएम को जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है। फ्लोएम को हम कहते हैं लेप्टोम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लेप्टोम भी कहते हैं तथा इसको वास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, दो अन्य नामों से जाना जाता है। इसके अन्य नाम है, एक तो लेप्टोम और दूसरा कास्ट। हिंदी में फ्लोएम को कहते हैं हम कोशवाहा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कोशवाहा के नाम से जाना जाता है। कोशवाहा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? पोषण का परिवहन करना। पोषण का मतलब भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो पत्तियां होती हैं वह क्या करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। फ्लोएम द्वारा इस पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पादप के अन्य ऊतकों तक तथा अंगों तक क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशवाहा कहा जाता है। फ्लोएम की परिभाषा यदि देखें हम कि फ्लोएम की डेफिनेशंस क्या है, तो फ्लोएम वह जटिल ऊतक है, फ्लोएम वह जटिल ऊतक है जो पादपों में भोज्य पदार्थ का, इसका भोज्य पदार्थ का, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अर्थात वाई डायरेक्शनल, ठीक है, वाई डायरेक्शनल क्या करता है? संवहन या परिवहन करता है। ठीक है, परिवहन करता है, उसे क्या कहते हैं? हम फ्लोएम कहते हैं। तो क्या है? फ्लोएम वह जटिल ऊतक है जो पादपों में भोज्य पदार्थ का अपवर्ड व डाउनवर्ड परिवहन करता है। क्या कहलाता है? फ्लोएम कहलाता है। अर्थात इसमें दोनों दिशाओं में भोजन का क्या होता है? परिवहन किया जाता है। भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम कि फ्लोएम क्या है? फ्लोएम जो होता है सभी संवहनी पादपों में उपस्थित होता है। ठीक है, जितने भी संवहनी पादप हैं सभी संवहनी पादपों में फ्लोएम उपस्थित होता है। ठीक है, फ्लोएम उपस्थित होता है। ठीक है, उद्गम के आधार पर देखें कि फ्लोएम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकारों के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो फ्लोएम जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के फ्लोएम होते हैं। पहला देखिए हम फ्लोएम के प्रकार देखें हम टाइप्स ऑफ फ्लोएम। ठीक है, क्या? टाइप्स ऑफ फ्लोएम। तो अलग अलग आधारों पर फ्लोएम अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार के फ्लोएम पाए जाते हैं। पहला यदि देखें हम तो वह है इन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर। ठीक है, जो फ्लोएम होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है वह क्या है? हमारा प्रोटोजाइलम। ठीक है, कौन सा फ्लोएम? प्रोटोफ्लोएम। दूसरा जो होता है वह क्या होता है? मेटाफ्लोएम। ठीक है, कौन सा फ्लोएम? मेटाफ्लोएम।
ओरिजिन के आधार पर दो प्रकार के फ्लोएम होते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम किसे कहते हैं? यह जो होते हैं पूर्व में निर्मित फ्लोएम होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्व में निर्मित जो फ्लोएम होते हैं, सबसे पहले निर्मित होने वाले जो फ्लोएम होते हैं, उन फ्लोएमों को क्या कहते हैं? प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। तथा जो बाद में निर्मित होते हैं, ठीक है, अर्थात पश्चिम निर्मित फ्लोएम को क्या कहा जाता है? मेटाफ्लोएम कहा जाता है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। पूर्व में निर्मित फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम और बाद में निर्मित होने वाले फ्लोएम को क्या कहा जाता है? मेटाफ्लोएम कहा जाता है। दूसरा आधार यदि देखें हम कि इन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, परिवर्धन के आधार पर। किसके आधार पर? परिवर्धन के आधार पर जो फ्लोएम होते हैं वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह होता है प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, कौन सा फ्लोएम? प्राइमरी फ्लोएम। और सेकंड जो होता है वह कौन सा होता है? सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम। दो प्रकार के फ्लोएम पाए जाते हैं डेवलपमेंट के आधार पर, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम की जो उत्पत्ति होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वह किसके द्वारा होता है? प्रोकैम्बियम के द्वारा। इसके द्वारा? प्रोकैम्बियम के द्वारा जो फ्लोएम निर्मित होता है उसको क्या कहते हैं हम? प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, प्रोकैम्बियम का मतलब होता है प्राकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको? प्राकेंद्र कहते हैं। तथा सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वह किससे निर्मित होता है? कि वेस्कुलर कैम्बियम से। किससे? वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा जो फ्लोएम उत्पन्न होता है उस फ्लोएम को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी फ्लोएम कहा जाता है। ठीक है, प्रोकैम्बियम और प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम में जो बेसिक अंतर होता है वह क्या होता है? देखें, जो मुख्य अंतर है वह होता है कि इसमें प्राइमरी फ्लोएम में जो चालनी नलिका होती है वह कैसी पाई जाती है? सक्रिय प्रकार की। कौन सी प्रकार की पाई जाती है? सक्रिय चालनी नलिका पाई जाती है। जबकि वेस्कुलर कैम्बियम में जो होती है चालनी नलिका वह कैसी पाई जाती है? चौड़ी चालनी नलिका पाई जाती है। यह मुख्य बेसिक अंतर होता है किसमें? प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम में। तो ये हमारे क्या है? फ्लोएम के प्रकार। दोबारा से देखिए, फ्लोएम कितने प्रकार के होते हैं? ओरिजिन के आधार पर बात करें, उत्पत्ति के आधार, उद्गम के आधार पर बात करें तो उद्गम के आधार पर दो प्रकार के फ्लोएम होते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम को कहते हैं हम पूर्व में निर्मित होने वाले जो फ्लोएम हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोटोफ्लोएम। तथा पश्चिम निर्मित फ्लोएम को क्या कहा जाता है? मेटाफ्लोएम कहा जाता है। यदि हम डेवलपमेंट के आधार पर बात करें, परिवर्तन के आधार पर बात करें कि इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, उसके आधार पर दो प्रकार के फ्लोएम है, एक तो प्राइमरी फ्लोएम और दूसरा होता है सेकेंडरी फ्लोएम। प्रोकैम्बियम के द्वारा जो फ्लोएम उत्पन्न होते हैं उनको जो कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम, और वेस्कुलर कैम्बियम संवहन निधन के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। इन दोनों में जो बेसिक अंतर है, डिफरेंस है, वह क्या है कि प्राइमरी फ्लोएम में चालनी नलिका होती है वो कैसी होती है? सक्रिय होती है। जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में जो चालनी नलिका कैसी होती है? वो वाइड होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे फ्लोएम के प्रकार। ठीक है, इसके पश्चात देखिए हम कि फ्लोएम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, फ्लोएम की स्ट्रक्चर के बारे में देखिए हम कि फ्लोएम जो होता है मुख्य रूप से जिस प्रकार से जाइलम चार तत्वों से मिलकर बना होता है उसी प्रकार से फ्लोएम की संरचना देखिए हम कि जो फ्लोएम तत्व होते हैं, ठीक है, फ्लोएम की संरचना, ठीक है, अर्थात इनको कह सकते हैं हम फ्लोएमी तत्व। क्या कह सकते हैं? फ्लोएमी तत्व कह सकते हैं। ठीक है, ये फ्लोएमी तत्व जो होते हैं, फ्लोएम में चार फ्लोएमी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पहला जो फ्लोएमी तत्व है वह क्या है? चालनी तत्व। ठीक है, कौन सा तत्व? चालनी तत्व, जिनको बोलते हैं हम सी एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? सी एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरा जो तत्व है वह है हमारा सह कोशिकाएं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं? सह कोशिकाएं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम कंपेनियन सेल।
ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। तीसरा जो तत्व है फ्लोएम तत्व, वह क्या है? फ्लोएम तंतु या फ्लोएम रेशे। ठीक है, कौन सा? फ्लोएम तंतु या फ्लोएम रेशे कहते हैं, जिनको बोलते हैं हम फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्लोएम फाइबर्स कहते हैं। चौथे जो फ्लोएम तत्व है वह है हमारे फ्लोएम मृदुता। ठीक है, कौन सा? फ्लोएम मृदुता अर्थात फ्लोएम पैरेंकाइमा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लोएम पैरेंकाइमा। इन चार तत्वों से मिलकर किसका निर्माण होता है? कंप्लीटली फ्लोएम का निर्माण होता है। ठीक है, एक एक के बारे में हमको पढ़ना है कि चार्ली तत्व की संरचना कैसी होती है, सेल कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है, फ्लोएम तत्व कौन से प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, फ्लोएम मृदुता किस प्रकार से निर्मित होते हैं। तो अब पहला शब्द देखें हम चार्ली तत्व। क्या कौन से तत्व? चार्ली तत्व के बारे में बात करें हम, तो चार्ली तत्व जो है इसके बारे में बात करें कि चार्ली तत्व जो है, ठीक है, फ्लोएम के सबसे आधारभूत तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? सबसे आधारभूत तत्व होते हैं, यानी इसकी जो बेसिक यूनिट होती है, बेसिक एलिमेंट जो होता है फ्लोएम का, वह क्या कौन सा होता है? चार्ली तत्व। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट जो है वह क्या है? चार्ली तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी सेकंड विशेषता की कि चार्ली तत्व जो है, ठीक है, अनेक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, अनेक प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। पहला जो तत्व है वह है हमारे इसमें चार्ली नलिका। ठीक है, कौन सा? चार्ली नलिका। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? सीड ट्यूब्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? सीड ट्यूब्स। दूसरा जो तत्व है इसका हमारा वह है चार्ली छिद्र। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? चार्ली छिद्र। तीसरा जो तत्व है वह है हमारा इसमें चार्ली प्लेट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? चार्ली प्लेट, शीप प्लेट्स। ठीक है, क्या कहते हैं? शीप प्लेट्स। चौथा जो तत्व है वह क्या है हमारा? चार्ली क्षेत्र। ठीक है, क्या है? चार्ली क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम शीप एरिया। ठीक है, क्या? शीप एरिया। इन चारों तत्वों से मिलकर कौन से तत्व की निर्मित होती है? चार्ली तत्व निर्मित होता है। अब इन चारों की संरचना यदि देखें, हम आधारभूत तत्व देखें, तो सबसे पहले बात करें कि चार्ली तत्व जो होता है मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से कैसी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं? ये जीवित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कौन सी कोशिकाओं से? जीवित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, चार्ली तत्व जो है कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं? जीवित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जीवित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, लेकिन चार्ली तत्व की कोशिकाओं में या चार्ली कोशिकाओं में, ठीक है, इसकी बात करें, चार्ली जो सेल्स होती हैं, इन चार्ली कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। नीचे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्लोएम में चार्ली कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। चार्ली तत्व जो है, ठीक है, चार्ली जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, चार्ली कोशिकाएं, ठीक है, एंजियोस्पर्म पादपों की क्या होती है? मुख्य विशेषता होती है, और यह लगभग सभी संवहनी पादपों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, सभी संवहनी पादपों में उपस्थित होते हैं, याद रख लेना। ठीक है, जितने भी हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म वगैरह, ठीक है, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पादप और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पादप दोनों सबवेस्कुलर प्लांट्सों में चार्ली कोशिकाएं जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारी क्या है? चार्ली कोशिकाओं की मुख्य विशेषताएं हैं। जीवित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है, चार्ली कोशिकाएं में केंद्र में उपस्थित होता है, ये सभी संवहनी पादपों में उपस्थित होते हैं। अब हम देखें, हम चार्ली कोशिकाओं की संरचना के बारे में बात करें, चार्ली तत्व की संरचनाओं के बारे में बात करें, तो क्या होती है कि चार्ली नलिका जो होती है, ठीक है, चार्ली नलिका जो होती है अनेक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है। इनमें जो कोशिकाएं हैं, एक के ऊपर एक प्लेट के
उपस्थित पाई जाती हैं। याद रख लेना इसमें, ये सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, अनुप्रस्थ क्रम में एक के ऊपर एक समानांतर रूप से क्या हो जाती हैं, व्यवस्थित होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये व्यवस्थित होती है, सभी कोशिकाओं मिलकर क्या बना लेती हैं, इस प्रकार से एक नलिका समान संरचना का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, ऐसी एक नलिका समान संरचना का निर्माण करती हैं। जैसे देखेंगे, ये देखें हम कि कोई एक ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका इसके ऊपर क्या हो जाती है, यहाँ पर दूसरी कोशिका निर्मित हो जाती है, इसी के ऊपर क्या हो जाती है, तीसरी कोशिका निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार से एक नलिका नुमा संरचना निर्मित होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, चालनी नलिका के नाम से जानते हैं। यह जो कोशिका है वह क्या कहलाएगी, हमारी सीव ट्यूब्स। ठीक है, क्या कहलाती है, ये सीव ट्यूब्स चालनी नलिका कहलाते हैं, जिसमें सभी चालनी कोशिकाएं एक क्रम में विन्यासित होती हैं। चालनी नलिका के, ठीक है, चालनी नलिका जो है इसकी जो पर प्राथमिक स्थूलन नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का लिग्निन का स्थूलन नहीं होता है। इनकी कोशिकाओं के ऊपर द्वितीयक स्थूलन नहीं पाया जाता है, द्वितीयक भित्ति नहीं पाई जाती, प्राथमिक भित्ति उपस्थित होती है। प्राथमिक भित्ति पर जो होते हैं जैसे, तो इसके प्राथमिक भित्ति पर क्या पाए जाते हैं, अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्राथमिक भित्ति पर वह क्षेत्र, जैसे कोशिकाएं हैं, अब इसकी प्राथमिक भित्ति है, तो इसकी प्राथमिक भित्ति की अंतः जो भित्ति होती है चालनी कोशिकाओं की, इन अंतः भित्तियों के इस क्षेत्र पर, ठीक है, ये जो क्षेत्र होते हैं अंतः भित्ति कहलाती है। अंतः भित्ति पर क्या पाए जाते हैं, अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, चालनी छिद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, चालनी छिद्र कहते हैं। तथा वह भित्ति, ठीक है, वह चालनी नलिका की अंतः की वह भित्ति जिस पर चालनी छिद्र उपस्थित होते हैं, उस भित्ति को किस नाम से जाना जाता है, चालनी प्लेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रख लेना। तो इधर देखते हैं हम कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक भित्ति है, जिसपे इस भित्ति को क्या कहते हैं हम, ये सीव प्लेट। ठीक है, क्या कहा जाता है, सीव प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, इस सीव प्लेट्स में देखो, एक चालनी नलिका में अनेक सीव प्लेट्स हो सकती हैं। एक चालनी नलिका में अनेक सीव प्लेट्स हो सकती हैं। यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 3, ठीक है, अनेक प्लेट हो सकती है। यदि एक चालनी नलिका में, ठीक है, एक सीव प्लेट्स उपस्थित हो, क्या हो, एक सीव प्लेट्स उपस्थित हो, तो ऐसे चालनी नलिका को क्या कहते हैं हम, सिंपल सीव ट्यूब्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सिंपल सीव ट्यूब्स कहते हैं, सरल चालनी नलिका कहते हैं। यदि इसमें, ठीक है, अनेक, ठीक है, मैनी सीव प्लेट्स उपस्थित हो, ठीक है, मैनी सीव प्लेट्स उपस्थित हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, बहु सीव प्लेट्स या पॉली सीव प्लेट्स कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स जटिल प्रकार की क्या कह सकते हैं हम, सीव प्लेट्स, सीव ट्यूब्स कह सकते हैं। याद रख लेना, सीव प्लेट्स जो है कहाँ पर पाई जाती है, कि जो चालनी नलिका की कोशिकाएं हैं, चालनी कोशिकाएं हैं, तो उसकी अंतः भित्ति का वह क्षेत्र, ठीक है, याद रख लेना, अंतः भित्ति का वह क्षेत्र जहाँ पर क्या उपस्थित हो, चालनी छिद्र उपस्थित होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं, वह भित्ति किस नाम से जानी जाती है, सीव प्लेट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यदि चालनी नलिका में एक सीव प्लेट, तो एक चालनी प्लेट हो, तो उसको कहते हैं हम सिंपल सीव ट्यूब्स। ठीक है, सरल चालनी नलिका। यदि अनेक चालनी प्लेट उपस्थित हो, तो उनको कहते हैं हम जटिल चालनी नलिका कहते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारी चालनी प्लेट्स की। अब चालनी प्लेट्स में क्या होते हैं, अनेक छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चालनी प्लेट पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, इन छिद्रों को कहते हैं हम सीव पोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, सीव पोर्स कहते हैं, चालनी छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चालनी छिद्र कहते हैं। इन चालनी छिद्रों से एक चालनी कोशिका से दूसरी चालनी कोशिका में, एक चालनी कोशिका से दूसरी चालनी कोशिका में जीव द्रव्य का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब
अब यदि देखें हम कि सी पोर्स के आधार पर जो चालनी प्लेट है कितने प्रकार की होती है, ठीक है। यदि मान लीजिए एक प्लेट में कितने एक ही चालनी छिद्र उपस्थित हो, कितने छिद्र उपस्थित हो, एक चालनी छिद्र उपस्थित हो, तो उसको तो कहते हैं हम सिंपल सी प्लेट्स, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? सिंपल सी प्लेट कहते हैं, सरल चालनी प्लेट कहते हैं। एक जैसे कि ये वाली देखें हम, इसमें कितने छिद्र दिखाई दे रहे हैं? एक छिद्र दिखाई दे रहा है, तो यह प्लेट क्या कहलाएगी? सिंपल चालनी प्लेट कहलाती है, ठीक है। यदि इसमें अनेक, ठीक है, अनेक छिद्र उपस्थित हो, अनेक चालनी छिद्र उपस्थित हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स सी प्लेट, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सी प्लेट कहते हैं। जैसे ये वाली देखें हम कि ये एक चालनी प्लेट है, इस पर क्या पाए जा रहे हैं? अनेक छिद्र उपस्थित हैं, ठीक है। इस प्रकार की प्लेट्स को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स सी प्लेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई कौन सी? हमारी चालनी नलिका की, ठीक है। ध्यान से एक बार से दोबारा से सुन लीजिए कि चालनी नलिका की क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कि चालनी नलिका जीवित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं तथा जिनको चालनी कोशिकाएं कहा जाता है। चालनी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। चालनी तत्व जो है चालनी नलिका सभी किसमें पाई जाती हैं? सभी संवहनी पादपों में उपस्थित होती है, ठीक है। चालनी नलिका जो होती है वह चालनी कोशिकाओं के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होने से होती है। इसकी इस पर प्राथमिक स्थितिगण पाया जाता, प्राथमिक भित्ति उपस्थित होती है, द्वितीयक भित्ति अनुपस्थित होती है, अर्थात किसी भी प्रकार के पदार्थों का लिग्निन वगैरह सुपेरिन आदि का जमा नहीं होता है। इसकी चालनी कोशिकाओं की अंतः भित्ति पर वह क्षेत्र जहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं? सी पोर्स उपस्थित होते हैं, वह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? हमारे चालनी क्षेत्र तथा चालनी प्लेट कहलाती है, ठीक है। चालनी प्लेट पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? चालनी छिद्र कहा जाता है, ठीक है। जिसके द्वारा एक चालनी कोशिका से दूसरी चालनी कोशिका में भोज्य पदार्थों का और जीव द्रव्य का क्या होता है? प्रवाह होता रहता है, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी हमारी चालनी तत्व की, ठीक है। दूसरा जो तत्व है हमारा, ठीक है, सेकंड जो एलिमेंट्स है फ्लोएम का वह क्या है? सेकंड जो एलिमेंट्स है वह है हमारा सहकोशिका। क्या है? सहकोशिका, ध्यान रखना। सेकंड जो एलिमेंट्स है वह क्या है? हमारा सहकोशिका। अब सहकोशिका का मतलब क्या होता है? साथी। अब किसकी? किसी दूसरी कोशिका के साथ साथ रहने वाली, ठीक है, किसी दूसरी कोशिका के साथ साथ रहने वाली, तो ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं? हम सहकोशिका कहते हैं। सहकोशिकाओं की क्या विशेषता होती है? ये देखिए हम, सहकोशिकाएं जो हैं वह जीवित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कैसी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं? जीवित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात, सहकोशिकाएं जीवित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। दूसरी बात, जैसे चालनी तत्व की कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता था? केंद्रक अनुपस्थित होता था, तो लेकिन सहकोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। केंद्रक क्या पाया जाता है? केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें कि जो सहकोशिकाएं हैं, ठीक है, सहकोशिकाएं जो हैं जैसे टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म में ये कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होती हैं? ये एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तथा नेक्स्ट बात करें कि जो सहकोशिकाएं हैं एंजियोस्पर्म की, उनसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म पादपों में यह कंपेनियन सेल्स प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं? ये है एंजियोस्पर्म पादपों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये बात करें हम कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में ये क्या होती है? एब्सेंट होती हैं, तथा एंजियोस्पर्म पादपों में क्या पाई जाती है? ये प्रेजेंट होती हैं। तो टेरिडोफाइट्स में कंपेनियन सेल्स का कार्य कौन से प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? इनका कार्य कौन करता है, ठीक है। तो कौन से अन्य प्रकार की कोशिकाएं, या ये कह सकते हैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स के अलावा कंपेनियन
सेल्स के अतिरिक्त कंपेनियन सेल्स के समान कार्य करने वाली कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो बात करें तो ये टेरिडोफाइट जो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं, इनमें जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स के बजाय इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं, जो कि कंपेनियन सेल्स की तरह कार्य करती हैं। एल्ब्यूमिनस सेल्स को हम दूसरे प्रकार की सेल्स बोल सकते हैं, इनको कहते हैं हम स्ट्रॉसबर्गर सेल्स। क्या कहा जाता है इनको? स्ट्रॉसबर्गर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य विशेषताएं किसकी? सह कोशिकाओं की। सह कोशिकाएं जो है यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से पाई जाती हैं। सह कोशिकाएं चालनी नलिका के, इसके चालनी नलिका के पास में ही पाई जाती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, चालनी कोशिकाएं के पास में ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, हमारी सह कोशिकाएं पाई जाती हैं, तथा इनमें स्वयं का केंद्र उपस्थित होता है। क्या पाया जाता है? स्वयं का केंद्र उपस्थित होता है। ये कौन सी सेल है? हमारी कंपेनियन सेल। और ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस। इसमें पाई जाती है, यह जीवित प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये दोनों जो सेल्स हैं, चालनी कोशिका, चालनी नलिकाओं की कोशिका और कंपेनियन सेल्स जो हैं, आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अनेक क्या पाई जाती है? प्लाज्मोडेस्माटा पाई जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और आती है चालनी नलिका में। चालनी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो इनकी जितनी भी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, नियंत्रण केंद्र होता है, उनका नियंत्रण कौन करता है? तो ये क्या है कि चालनी नलिका की जितनी भी क्रियाओं का जो है उनका नियंत्रण कौन करता है? कंपेनियन सेल्स में जो केंद्रक उपस्थित होता है, यह केंद्रक स्वयं की कोशिका का कंपेनियन सेल्स का तो नियंत्रण करता ही करता है, साथ ही साथ में चालनी कोशिकाओं की क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि जो चालनी कोशिकाएं हैं, ठीक है, चालनी सेल्स, चालनी नलिका, चालनी सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। कौन सी सेल? कंपेनियन सेल्स। दोनों सेल्स, ठीक है, आपस में क्या कहलाती हैं? सिस्टर सेल्स। ठीक है, क्या कहलाती हैं? सिस्टर सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संगी कोशिकाएं। ठीक है, संगनी कोशिकाएं कहलाती हैं, सिस्टर सेल्स कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इन दोनों सेल्स की उत्पत्ति, ठीक है, इन दोनों सेल्स की उत्पत्ति एक ही मदर सेल से, एक ही मातृ कोशिका से होती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो होती है एक ही मदर सेल से होती है। ठीक है, इसलिए आपस में दोनों क्या कहलाती हैं? सिस्टर सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? हमारी चालनी तत्व और सेल कोशिकाओं की। दोबारा से बात कर रहे हैं हम सेल कोशिकाओं की, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सेल कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं से निर्मित होती है, इनके केंद्र में उपस्थित होता है। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में इनका अभाव पाया जाता है। एंजियोस्पर्म पादपों की प्रमुख विशेषता के रूप में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स के समान ही दूसरे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स बोलते हैं, तथा इनको अन्य नाम से भी जानते हैं, स्ट्रॉसबर्गर सेल। ठीक है, चालनी कोशिका और कंपेनियन सेल्स आपस में क्या होती हैं? सिस्टर सेल्स होती हैं, तथा ये एक ही क्या होती है? सिस्टर सेल्स, क्योंकि ये एक ही मातृ कोशिका की उत्पत्ति होती है। कार्य देखें तो इसका मुख्य कार्य क्या है? जो कार्य चालनी प्लेट का था, भोज्य पदार्थों का संवहन करना, उसी प्रकार से यह कंपेनियन सेल्स का भी प्रमुख कार्य क्या है? भोज्य पदार्थों का संवहन करना। चालनी नलिका की कोशिकाएं और कंपेनियन सेल्स आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़ी होती हैं, तथा दोनों ही कोशिकाओं का, चालनी कोशिकाओं का और कंपेनियन सेल्स का जो नियंत्रण करता है वह कौन करता है? कंपेनियन सेल्स में उपस्थित केंद्रक इनका क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये मुख्य बात है हमारी उसकी। दो मुख्य कोशिकाएं स्वयं के तत्व, एक तो चालनी तत्व और दूसरी सह कोशिका। ठीक है, तीसरे तत्व की बात करें हम, तीसरा जो मुख्य तत्व है वह क्या है? हमारा फ्लोएम तंतु। ठीक है, तीसरा जो मुख्य तत्व है वह क्या है? फ्लोएम तंतु। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, मिस हो गई थी थोड़ी सी, कि जो चालनी छिद्र होते हैं,
ठीक है, चालनी छिद्र होते हैं और चालनी प्लेट होती हैं, इनकी बाहर भित्ति पर क्या पाया जाता है, कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। ठीक है, इसकी परत पाई जाती है जो शीट पोर्स है हमारे, ठीक है, चालनी छिद्र जो है, चालनी छिद्र जो है इनके चारों ओर इसकी लेयर उपस्थित होती है, कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ की क्या होती है, प्रेजेंस होती है। ये क्या होता है कि जो कैलोज है, ठीक है, कैलोज क्या हो जाता है, बसंत ऋतु में ज्यादा अधिक बनता है, ठीक है, जिसके कारण कैलोज के कारण ही इसकी जो संवहन है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। कौन से सीजन में, विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन से सीजन की, विंटर सीजन की यदि हम बात करते हैं तो कैलोज जो है अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, कैलोज जो है अत्यधिक मात्रा में निर्मित होने लग जाता है, अत्यधिक सक्रिय हो जाता है तथा चालनी क्षेत्र के चारों ओर तथा चालनी प्लेट के चारों ओर क्या हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण भोज्य पदार्थों का संवहन अर्थात जो ट्रांसपोर्टेशन है भोज्य पदार्थों का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है वह क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्या हो जाता है, हमारा ग्रीष्म ऋतु आती है, ठीक है, गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो जो कैलोज है, ठीक है, कैलोज क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, घुल जाता है, जिसके कारण ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट हो कौन सी ऋतु में, गर्मियों में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कैलोज की जो परत है वो क्या हो जाती है, घुल जाती है, विलय हो जाती है, नष्ट हो जाती है तथा ट्रांसपोर्टेशन जो है पुनः क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना कैलोज नामक पदार्थ के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वह है हमारा फ्लोएम तंतु। ठीक है, कौन सा तंतु, फ्लोएम तंतु की बात कर रहे हैं हम कि फ्लोएम तंतु की क्या विशेषताएं होती हैं। फ्लोएम तंतु जो है वह कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होता है, याद रखिएगा, मृत कोशिकाओं से निर्मित। ठीक है, फ्लोएम में यही एक ऐसा तत्व है, फ्लोएमी तत्व है जो कि कौन से डेडली सेल से निर्मित होता है, मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह जो होता है वो कैसा होता है, लंबी बेलनाकार कोशिकाओं तथा नुकीले सिरे युक्त कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, ये एक फ्लोएम तंतु है। ठीक है, यह कैसा होता है, एक तो दृढ़ोतक कोशिकाओं से निर्मित होगा। ठीक है, किससे निर्मित होता है, दृढ़ोतक देशों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके जो कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, लंबी नुकीले सिरे युक्त होती है। कैसी होती है, लंबी नुकीले सिरे युक्त होती है। ठीक है, ये है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें लंबी नुकीले सिरे युक्त होती हैं तथा यह इस पर प्राथमिक तथा द्वितीयक स्थूलन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, द्वितीयक स्थूलन उपस्थित होता है अर्थात लिग्निन का जमा पाया जाता है तथा इनमें क्या पाई जाती है, सरल गर्तों की उपस्थिति। क्या पाई जाती है, सरल गर्तों की उपस्थिति पाई जाती है। इनमें क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार के सिंपल पिट्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, सिंपल पिट्स अर्थात सरल गर्त उपस्थित होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पिट्स क्या होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है, ठीक है, फ्लोएम तंतु जो है उनका जो मुख्य कार्य है वह क्या है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। ठीक है, क्या है मुख्य कार्य, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। किसको, फ्लोएम को। ठीक है, जो भी अन्य कोशिकाएं हैं जैसे चार्निका, जो सेल कोशिकाएं, फ्लोएम तक, इनको यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के कार्य आता है तथा इनका जो उपयोग किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है, आर्थिक दृष्टि से यानी वाणिज्यिक दृष्टि से कठोर रेशों के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, कठोर रेशों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कठोर रेशों के रूप में ये उपयोगी होते हैं। तो ये हमारा तीसरा तत्व है, वह क्या है, फ्लोएम तंतु। दोबारा से देखिए, कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ये मृत कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, दृढ़ोतक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी नुकीले सिरे युक्त होती हैं। इनकी भित्ति पर द्वितीयक स्थूलन पाया जाता है, सरल गर्तों की उपस्थित होती है। फ्लोएम को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के कार्य आते हैं तथा आर्थिक दृष्टि से कठोर
टिश्यू के रूप में उपयुक्त होते हैं। तो ये क्या है हमारा कौन सा तत्व, फ्लोएम तंतु, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम इसकी फ्लोएम मृदुतक की। कौन सी मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक की बात करें, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो यह भी कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होगा। जैसे हम जानते हैं पैरेन्काइमा जो होता है, मृदुतक जो होता है वह कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होगा, जीवित कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है, जीवित कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है। तथा इनमें क्या पाए जाते हैं कि यह जिसका जो मुख्य कार्य है वह क्या है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के साथ साथ इसका मुख्य कार्य क्या है, भोज्य पदार्थों का संचय करना। क्या है, भोज्य पदार्थों का संचय करना इनका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। भोज्य पदार्थों का संचय करने के साथ साथ ही क्या कार्य करते हैं, फ्लोएम को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, ठीक है। तथा इनमें अन्य पदार्थ जैसे रेजिन, टैनिन, ठीक है, गम आदि पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है, ठीक है, क्या होता है, आदि पदार्थों का संचय होता है, ठीक है। तो ये कौन से हमारे फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फ्लोएम की संरचना 4 तत्वों से मिलकर निर्मित होते हैं तथा आधारभूत जो तत्व है वो चालनी नलिका कहलाता है। तो ये क्या है हमारे जटिल ऊतक, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम की संरचना के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू थे, विशिष्टीकृत होते थे, जिसके अंतर्गत बाह्य स्त्रावी संरचनाएं और अंतःस्त्रावी संरचनाएं जो आती हैं वो हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, हम उनका सवाल से जवाब देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा